अस्सलाम वालेकुम। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जिसको हम पोजीशन साइजिंग भी कहते हैं, बेसिकली ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं कि मार्केट कितने मूव पे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस देगी। इस चीज़ की कैलकुलेशन को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। फंडेड अकाउंट्स के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ड्रॉ डाउन के रूल्स होते हैं। जैसे डेली ड्रॉ डाउन होता है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है। तो इन ड्रॉ डाउन को हिट ना करें और इनसे कैसे बचें, इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो होती है वो हमारी रिस्क मैनेजमेंट होती है कि हमने हर ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है। ओवर रिस्किंग करके हमने अकाउंट को वायलेट नहीं करना, ब्रीच नहीं करना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट या जिसको हम पोजीशन साइजिंग करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। और आपको पता है कि जब भी कोई फार्मूला होता है तो उसके लिए फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो हमें 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहले आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो आपको पेप कैलकुलेशंस आनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करना पेप। अब पेप क्या होता है? लेट्स सपोज आप जीबीबी का चार्ट ओपन करते हैं। जीबीबी की वैल्यू है इस टाइम 1.26603, ठीक है। तो ये देखें, पॉइंट के बाद 5 डेसिमल्स हैं, 5 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद। अगर आप गोल्ड ओपन करते हैं तो गोल्ड में लेट्स सपोज इस टाइम प्राइस आ रही है 2660.28, इसी तरह चल रही होती है। मतलब पॉइंट से पहले 4 डिजिट होते हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यूरो की बात करें तो यूरो में देखें आपके पास प्राइस जा रही होगी 0.92250, या आपके पास जा रही होगी 1.2330, इस तरह करके। मतलब पॉइंट से पहले 1 डिजिट होगा और पॉइंट के बाद 5 डिजिट होंगे। ये हर करेंसी की सेम नहीं होती है वैल्यूज़। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गोल्ड के पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज़ होती हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें JPY की, तो JPY की प्राइस कुछ इस तरह से होती है 144.257। तो पॉइंट से पहले भी 3 डिजिट होते हैं, पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट होते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हम बात करें तो वो हम GBP की, जिस तरह GBP में पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेस होते हैं, यूरो में पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेस होते हैं। हम बात करें अगर AUD की, तो AUD की प्राइस में भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट होता है और पॉइंट के बाद 5 डिजिट होते हैं। NZD में भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होते हैं। तो होता ये है कि पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट होता है ना, उसको हम कहते हैं पिप। अब पिप बेसिकली कैसे निकलता है? पिप ऐसे निकलता है कि देखें, आपके पास $1 है, आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 सेंट निकलता है। जैसे हमारे पास 1 रुपया, तो हम उसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 पैसा निकलता है। मतलब 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं। इसी तरह 100 सेंट मिलके $1 बनाते हैं। लेकिन अगर आप सेंट को भी 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 पिप आती है, यानी कि 100 पिप्स इज इक्वल टू 1 सेंट होता है और 100 सेंट इज इक्वल टू $1 होता है। तो पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट आएगा ना, वो बेसिकली आपके पास आएगा आपका पिप। और जो 5th डिजिट होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पिप। ये बहुत सी बातें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी थी कि पॉइंट के बाद 4th जो डेसिमल, उसको हम पिप कहते हैं। यूरो में, GBP में, NZD में, USD में, कैड में, इस तरह इन सारी करेंसीज में। गोल्ड में जो पॉइंट के बाद पहला डिजिट होता है उसी को हम पिप कहते हैं, ठीक है। और गोल्ड के $1 में, यानी कि प्राइस अगर 2670 से 2671 में मूव करती है, $1 बढ़ता है, तो इसमें हमारे पास 10 पिप की मूवमेंट होती है। यानी कि गोल्ड का $1, उसमें 10 पिप्स होती हैं। ये आपने ख्याल रखना है। JPY में भी आपको बता दूं कि JPY में पॉइंट के बाद जो मिडल वाला फिगर होता है या पॉइंट के बाद जो सेकंड फिगर होता है वो उसका पिप होता है। यानी कि JPY में अगर 100 पिप मार्केट मूव करती है तो वो 144 से 145 हो जाएगा, वो $1 उसमें प्राइस मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया पिप क्या होता है। अब पिप को कैलकुलेट कैसे करते हैं? पिप को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, ये देखें, आपके पास एक वैल्यू है, या आपके पास एक सेटअप बन रहा है, आपकी एंट्री पॉइंट है यहाँ पर 1.2540 पे, ठीक है। 1.25403 कर लें। और आपके पास अब आपका जो SL आ रहा है वो आ रहा है 1.2530 पे। 10 पिप का आपका SL बन रहा है। मतलब आपकी एंट्री पॉइंट ये है, जो आपका SL प्लेस हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पिप बन गए? ठीक है, कितने पिप बन गए? टोटल 10 पिप्स बन गए। तो हमारे पास, आपके पास जो सेटअप है वो कितने पिप का है? वो है 10 पिप का। तो यहाँ तक बताने का मकसद ये था कि जो रिस्क मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो एक जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हमारे SL कितने पिप का है। अब
वॉल्यूम के अलावा कोई भी सेटअप यूज़ कर रहे हो, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, आपको उसमें अपना एसएल पता होता है कि आपने कितने पिप का एसएल लगाना है। आप वैसे भी अगर करते हैं, लॉन्ग टर्म भी ट्रेड लेते हैं, आप कहते हैं 100 पिप का एसएल है, तो आपको पता होता है कि आपका एसएल कितना है, उस हिसाब से फिर आप लॉट लगाते हैं। तो नंबर ऑफ़ पिप्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जो चलते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ। तो बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग होती है, इसको हम जिस फार्मूले के साथ कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं लॉट साइज कैलकुलेशंस या नंबर ऑफ़ लॉट्स। जितनी नंबर ऑफ़ लॉट्स लगाएंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे अगर हम एक लॉट, जेनेरिक में बात करूं, अगर हम एक लॉट लगाते हैं, जीबीबी बाई करते हैं, तो एक लॉट में हमें पता है कि क्या होता है कि एक पे मार्केट मूव करेगी तो $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम 10 लॉट लगा देते हैं, 10 लॉट से बाई कर लेते हैं, तो अब हमें पता है कि एक पिप के ऊपर हमें 10 नहीं, अब क्योंकि पहले 1 लॉट था तो वो $10 था, अब क्योंकि 10 लॉट हो गया तो अब हमें $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं और या जिसके ऊपर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ लॉट्स या लॉट साइज कैलकुलेशन। तो लॉट साइज कैलकुलेशन के लिए हमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है हमारे पास टोटल लिक्विडिटी या टोटल डिपॉजिट या बैलेंस अमाउंट। जैसे आपके पास 1 लाख का अकाउंट है तो आपके पास टोटल बैलेंस क्या है या टोटल नेट लिक्विडिटी क्या है आपके पास, वो है 1 लाख की, ठीक है। सेकंड चीज़ जो चाहिए होती है हमें वो रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड यानी कि आप उसके ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के ऊपर या आप लेना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है नंबर ऑफ़ पिप्स, जो अभी हमने देखा भी है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है। चौथी चीज़ ये उसमें आती है डॉलर वैल्यू पर पिप। तो ये 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली जिसके ऊपर हम लॉट साइज कैलकुलेशन करते हैं। नीचे अगर इसकी कैलकुलेशन करें, नेट लिक्विडिटी जो टोटल बैलेंस है, लेट्स सपोज वो 1 लाख का अकाउंट है, तो हमारे पास जो पहली फिगर आ गया, जो पहला फिगर आ गया हमारे पास वो 1 लाख का आ गया। रिस्क पर ट्रेड हमने लेना है लेट्स सपोज 1%, तो हमारे पास 1% आ गया, हम इसको लिख लेंगे। तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ़ पिप्स। लेट्स सपोज हमारे पास 10 पिप का सेटअप है तो इधर 10 आ जाएगा। डॉलर वैल्यू पर पिप। अब डॉलर वैल्यू पर पिप क्या होता है, बेसिकली ये हर करेंसी की एक डॉलर वैल्यू होती है कि वो एक पिप के ऊपर कितना प्रॉफिट या लॉस देता है। ये कांस्टेंट रहती है। जैसे जीबीपी की जो वैल्यू है वो जीबीपी की कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा जीबीपी की वही वैल्यू रहेगी, लेकिन हर करेंसी की डिफरेंट होती है। अब जीबीपी की 10 है, यूरो की भी 10 है, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट होती हैं। कैट की भी 10 नहीं होती है, ठीक है, यूएसडी शेफ की भी 10 नहीं होती है, सिल्वर की हमारे पास 50 होती है। तो डॉलर वैल्यू पर पिप ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हम जीबीपी, अगर आप जीबीपी पे सेटअप ले रहे हैं या यूरो पे लेते हैं या गोल्ड पे लेते हैं तो इन सब का 10 होता है, हमें पता होता है। तो जो चौथी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे वो 10 करेंगे, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख का 1% कितना बनता है, $1000, तो ऊपर हमारे पास $1000 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 10 पिप का सेटअप था तो 10 आ गया। आगे हमारे पास डॉलर वैल्यू जीबीपी का हम सेटअप ले रहे हैं, गोल्ड का ले रहे हैं, तो वो 10 आ जाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 10 लॉट। 10 लॉट का मतलब है कि अगर आपके पास 10 पिप का सेटअप है और अगर आप उस पर 10 लॉट से पाउंड को बाई या सेल करेंगे या गोल्ड को बाई या सेल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास $1000 का प्रॉफिट या लॉस होगा आपको। जो हमने यहाँ पर देखा कि हमने कितना रिस्क लेना था, 1% जो 1000 बनता था, तो हमें पता था कि हमारा जो रिस्क है वो 1000 है। इसी चीज़ को अगर हम रिफाइन करें, आप सिंपल ऊपर रिस्क पर ट्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने टोटल वैल्यू लिखनी है, टोटल बैलेंस लिखना है 1 लाख, उसका 1% भी 1000 बनता है। तो आप अपनी ईजीनेस के लिए ऊपर 1000 लिख लेते हैं, ठीक है, या अगर आपने 2% लेना है लाख का तो आप 2000 लिख लेते हैं और नीचे उसी तरह नंबर ऑफ पिप्स मल्टीप्लाई बाय 10 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, इससे हम अपनी रिस्क मैनेज करते हैं और इस तरह से हम लॉट साइज कैलकुलेशन जो है वो मैयर करते हैं। थैंक यू सो मच।